हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एमसी वाली। और आज आप इस वीडियो में फिर से सीखने वाले हो कुछ न्यू कोड। चलो तो मिलके करते हैं साथ में। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था HTML और आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं CSS। अब CSS होता क्या है, किस तरह होता है, इसके टाइप क्या होते हैं और सबसे ज़्यादा इसका यूज़ क्या होता है, इसे सीखे ही क्यों। को आप देखिए लैपटॉप में अपने लैपटॉप में ऑन कर लीजिए। इसमें हम थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कवर करने वाले हैं आपके बाद CSS, क्योंकि कुछ बच्चों का लास्ट टाइम क्वेश्चन था कि मैम हमारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है ये, और कुछ का मतलब कुछ को नीडी प्रैक्टिकल की थी। तो अब की बार कोशिश करेंगे कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में दोनों कवर कर सकूँ। सबसे पहले देख लेते हैं CSS होती क्या है, और उससे पहले भी देख लेते हैं हम कि टॉपिक क्या क्या सीखने वाले हैं। भाई इस वीडियो में ये तो पता होना चाहिए हम सीखेंगे क्या क्या। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख रखे हैं CSS के सारे कि हम CSS में क्या क्या सीखने वाले हैं। अगर इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। बाकी आप कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहो, और वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिल रही हो तो वीडियो को थोड़ा सा मतलब लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कंप्लीट कर देना, वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिल रही हो तो। ओके, अब देखो CSS कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले सीखेंगे इंट्रोडक्शन, देन सिंथैक्स, देन सेलेक्टर एंड देन हाउ टू। ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियरली आपको दिख ही रहे होंगे स्क्रीन पे। मैं रिपीट बोल के क्या करूँ इन्हें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, कलर वगैरह। अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने HTML का कंप्लीट कोर्स किया था। जो बच्चे न्यू हैं और जिन्होंने अभी अभी वीडियो को देखना स्टार्ट किया है वो पहले जाके लास्ट वाली वीडियो को देखें, उसे समझें, जब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ओके, तो फर्स्टली है इंट्रोडक्शन। अब देखो CSS में इंट्रोडक्शन क्या मीनिंग क्या है, यहाँ पर CSS होती क्या है ये तो जान लो। सबसे पहले CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल सीट इसकी फुल फॉर्म होती है, जिसपे स्टैंड करती है। एंड CSS जो डिस्क्राइब करती है हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्ले, मतलब एलिमेंट्स कैसे दिखाई देंगे डिस्प्ले पर, इसको डिस्क्राइब करती है। दिस ट्यूटोरियल विल बी टीच यू CSS फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके, तो इसमें आप सारी चीज़ें जान जाओगे अभी वीडियो को देखते देखते कंप्लीट CSS क्या होती है। इसके बाद हम CSS का फ्रेमवर्क देखेंगे एंड देन जावास्क्रिप्ट भी देखेंगे, और धीरे धीरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे। और आप चाहते हो कुछ कि एनिमेशन की वीडियो मैं अपनी वॉइस में डालूँ, जो मैंने लास्ट टाइम पहले डाल रखी है अपने चैनल पर, आप एक बार जाके चेक कीजिएगा। HTML CSS के मैंने कई प्रोजेक्ट बना के ऑलरेडी डाल रखे हैं, बट उसमें मैंने अपनी वॉइस नहीं दी है, उसमें सॉन्ग एडिट किया हुआ है, सॉन्ग ट्यून। अब टॉपिक देखते हैं फिर, व्हाट इज द HTML। सबसे पहले HTML होता क्या है ये जान लो। तो HTML स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल सीट। अभी अभी मैंने बताया, अगर आप O लेवल कर रहे हो तो उसमें ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। अदरवाइज वेब फ्रंट एंड डेवलपर या फुल स्टैक डेवलपर के पर्पज से सीख रहे हो तो आपके नॉर्मल स्किल्स के नॉलेज के लिए है। CSS डिस्क्राइब करती है, अभी अभी मैंने बता दिया, सेव एज अ लोड एक्सटर्नल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ अभी अभी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CSS सिंथैक्स। तो CSS सिंथैक्स क्या होता है। CSS सिंथैक्स का मतलब है कि हम CSS किस तरीके से लिखने वाले हैं अपने वेब विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो इसे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मार्कर ले लिया और इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लिया। ठीक है, अब देखो CSS को एक तरीके से आप समझिए, थोड़ी देर के लिए समझिए, वैसे इसे कहते तो नहीं है, आप समझ सकते हैं कि इसे हम कॉल करना कह रहे हैं यहाँ पर CSS को, कि कॉल कैसे की जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब क्या है, सेलेक्टर यहाँ पे ये नीचे से ये सिंपल सेलेक्टर है। सेलेक्टर टॉपिक आपका आएगा इसके बाद, तो ये सेलेक्टर को यहाँ पर कॉल की गई है। अब जो CSS डिस्क्राइब की है वो आपका इतना ये मेन पार्ट है, इसमें CSS को डिस्क्राइब किया गया है। अब देखिए इसमें भी यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी यूज़ कर रखी हैं, एक है फ़ॉन्ट पे कलर करने के लिए और एक है फ़ॉन्ट पे साइज इंक्रीज करने के लिए फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए जो कलर है वो ब्लू होगा और फ़ॉन्ट का साइज जो होगा वो 12px हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या यूज़ होगी, प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, मतलब कलर, फ़ॉन्ट, साइज, ये सब जो हम लिखने वाले हैं उस पर वो सब क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी होगी। और जो वैल्यू दोगे, मतलब उसमें क्या कितना साइज करना है, कौन सा कलर यूज़ करना है या फिर कुछ और, तो वो सब आपका वैल्यू कहलाता है। इसके बाद
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है पढ़ने के लिए। हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, इंट्रोडक्शन और सिंथेक्स। आपको 2 टॉपिक ये क्लियर हो गए होंगे आई होप। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कुछ इसमें ऐसा आपको लगता है कि नहीं है और आप उसे सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज धीरे धीरे वीडियो HTML, पाइथन और चीज़ों पर मैं क्रिएट करने वाली हूँ, या और प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट करेंगे काफ़ी सारे साथ में, ओ लेवल के या फिर जो आपके कॉलेज प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर साथ में मिलके बैठ के बनाएंगे। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CSS सेलेक्टर। अब देखिए इसके नीचे टॉपिक है हाउ टू का मतलब है यहाँ पर टाइप ऑफ CSS। आप इसे हाउ टू, टाइप ऑफ CSS एंड मेथड ऑफ CSS कुछ भी कह सकते हैं। CSS सेलेक्टर से पहले मैं आपको हाउ टू पढ़ाऊंगी। हाउ टू का मतलब क्या है? हाउ टू का मतलब है कि CSS हमारी कितने तरीके की होती है, कितने टाइप की होती है, या फिर आप बोल दो अपनी लैंग्वेज में कितने मेथड की होती है। कितने मेथड से मतलब CSS को ऐड किया जा सकता है। देखिए CSS जो होती है उसके ऐड करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका होता है एक्सटर्नल CSS एंड सेकंड मेथड होता है इंटरनल CSS एंड थर्ड इज इनलाइन CSS। ओके, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन को प्रैक्टिकली देख लेते हैं, क्योंकि थियोटिकल तो ऐसे कुछ भी चीज़ें समझ में आने वाली है नहीं, और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ हम थियोटिकल और प्रैक्टिकल दोनों कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो मैंने अपना विजुअल स्टूडियो ऑन कर लिया है और ये मेरा विजुअल स्टूडियो ऑन हो गया है फाइनली। ओके, और इसमें मैंने ओपन फोल्डर पर क्लिक किया और सबसे पहले अपना कोई फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं इसमें एक न्यू फाइल ऐड करने वाली हूँ और न्यू फाइल का नाम देने वाले हैं हम इनलाइन CSS दे देते हैं, inline.html। ये एक नेम है इनलाइन। यहाँ पर इनलाइन का काम नहीं है, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस .html लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, वो कंपलसरी है सभी के लिए लगाना। अब यहाँ पर मैंने प्रेस किया शिफ्ट के साथ 1, क्योंकि मुझे ऐड करनी है बॉयलेट प्लेट। इसे हम हाइड कर देते हैं यहाँ से, और टैब की मैंने यूज़ की, अभी नहीं आया, शिफ्ट के साथ 1 देन टैब। अब यहाँ पर आपको ये बॉयलेट प्लेट दिख रही होगी। बॉयलेट प्लेट का काम क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं भाई। आप थोड़े से पहले पुरानी वाली वीडियो देखो, फिर इसे देखो, तो काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी माइंड की। अब देखिए यहाँ पर टाइटल का मीनिंग क्या होता है। टाइटल का काम क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। टाइटल का काम होता है कि किसी भी चीज़ का नेम, टाइटल मीन्स मेन हेडिंग क्या है, वो टॉपिक क्या है मेन। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपने www.mcawali.com फ्यूचर वेबसाइट लिख दी मैंने अपनी। ओके, नेक्स्ट। अब ये टाइटल वेब पेज में कहाँ पर दिखेगा, चलो तो इसे मैंने यहाँ से गो लाइव कर दिया। देख लेते हैं कहाँ पर दिखेगा भाई। यहाँ तो ब्लैंक पेज आ रहा है। टाइटल तो टाइटल की जगह दिखेगा ना, वेब पेज पे थोड़ी ना दिखेगा, फिर वो वेब पेज पे दिखेगा तो टाइटल कैसे कहलाएगा भाई। टाइटल देखो, कर्सर मेरा दिख रहा होगा आपको, ऊपर आ रहा है यहाँ पर www. लिखा हुआ आ रहा है mcawali.com। यहाँ पर यह हमारा टाइटल है। ओके, टाइटल ऊपर हेड में शो होता है जहाँ पर उसे शो होना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले हम सीखने वाले हैं इनलाइन CSS, जिसके लिए हम मेन यहाँ पर आए हैं। तो इनलाइन CSS को मैंने स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर लिखा H1। H1 हेडिंग 1 होती है, ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ मैं। हेडिंग 1 में यहाँ पर मैंने लिखा लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई कुछ बच्चे ये भी सोचते होंगे कि दीदी लिखने के लिए कह रही हैं या फिर अपना ऐड कर रही हैं कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो, या फिर समझा रही हैं तो कर दो ना भाई। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, अगर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट या नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। अब देखो इनलाइन CSS का मतलब क्या है, इसका नाम से काम पता चल रहा है। इनलाइन, लाइन में यूज होने वाली CSS इनलाइन। तो नॉर्मली आपको भी बस इसी तरीके से बहुत ईजी वे में मेथड में याद रखने, इनलाइन मतलब लाइन में यूज होने वाली CSS। अब देखो इनलाइन का काम क्या होता है, इसका एडवांटेज ये है, मींस हमें कोई काफ़ी बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है और उसमें एक ही लाइन में चेंजेस करने हैं तो उसमें इनलाइन CSS का यूज़ होता है। और इसका डिसएडवांटेज भी है छोटा सा कि ये ना सिर्फ एक ही लाइन के लिए होती है, मतलब हमें काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें हम इनलाइन CSS का यूज़ नहीं कर सकते, बट एक छोटी सी लाइन के लिए भी एक बहुत काम आ जाती है कभी कभी। यहाँ पर इसके लिए आपको लिखना है स्टाइल
इसमें आपको देना है कलर। सपोज मैं चाहती हूँ कि मेरी जो लाइक एंड सब्सक्राइब मैंने लिखा है इस पर कलर हो जाए। अब इसमें भाई कौन सा कलर हो जाए वो आप अपने अकॉर्डिंगली जो आपको पसंद आए वो लिख लेना। मैंने ब्लू कर दिया है और यहाँ पर देखो आउटपुट में आपको दिख रहा होगा लाइक एंड सब्सक्राइब पे ब्लू कलर हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ और चेंजेस भी करने हैं तो वो भी आप साथ में कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिख दिया बॉर्डर और यहाँ लिख दिया मैंने 2px सॉलिड रेड। ये कौन सा कलर आ गया भाई, हमें चाहिए रेड। ओके रेड कलर दिख रहा है, ठीक है। आप समझ चुके होंगे इनलाइन सीएसएस का किस तरीके से यूज होता है। इनलाइन सीएसएस का काम भी यही होता है। इनलाइन सीएसएस का काम होता है कि मतलब एक ही लाइन में कुछ भी डिजाइनिंग एडिटिंग चेंजेस करने हैं। सीएसएस का मेन काम क्या होता है, कलर वगैरह कुछ भी हमें चेंजेस करने हैं, डिजाइन करना है अपने वेब पेज को, उसमें हमारी सीएसएस फुल्ली हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारी इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस अब यहाँ पर मैंने लिखा हेडिंग 2 और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेडिंग 2 H3 और यहाँ पर लिख दिया मैंने हेडिंग 3। ओके अब देखो टाइटल के जस्ट नीचे हेड सेक्शन में आपको जाना है। अब हम क्या यूज करने वाले हैं, इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस का काम क्या होता है, इसी वेब पेज में यूज करने वाले इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस यूज किस लिए होते हैं पहले ये जान लो। तो इंटरनल सीएसएस का यूज आप ऐसे कर सकते हो, कोई आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट है, मतलब ना तो ज्यादा बड़ा है और ना ज्यादा छोटा है, मीडियम है। मोस्टली टाइम छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए जो एक पेज के होते हैं या फिर कुछ नॉर्मल डिजाइन करके टेस्ट करके देखना है तो इंटरनल सीएसएस का मोस्टली टाइम यूज होता है। अब इंटरनल सीएसएस किस तरह यूज होगी, टाइटल के जस्ट नीचे ऊपर हेड सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ लिखना है स्टाइल एंड ये ब्रैकेट क्लोज। और अब यहाँ पर नीचे मैंने लिखा हुआ था हेडिंग 2, तो मैंने हेडिंग 2 को यहाँ पर कॉल कर लिया डायरेक्टली। हेडिंग 2 में मैं चाहती हूँ क्या क्या चेंजेस हो वो इसके अंदर लिख देने हैं हमें। जैसे सपोज मैं चाहती हूँ कलर हो जाए अब की बार रेड, ब्राउन आ गया, चलो कोई नहीं। देखिए हेडिंग 2 का कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर का हो गया हेडिंग 2। एंड कुछ भी और भी आप चाहते हो तो इफेक्ट इसमें चेंजेस कर सकते हो। अब इसका फायदा क्या होता है वो भी अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर भी हो गया। अब देखिए इनलाइन सीएसएस में अगर सपोज मैं एक और हेडिंग बनाऊं, यहाँ पर H1 के नाम से मैंने हेडिंग बनाई और इसमें लिख दिया हेडिंग 1। ये यहाँ पर सेम दिख रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, नॉर्मल जैसे मैंने वहां पे लिखा है और नॉर्मल वैसी का वैसी एज इट इज यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं इंटरनल सीएसएस में जाती हूँ, मतलब लिख तो हम यहाँ भी सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं H2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया हेडिंग 4 सेव। तो हेडिंग 4 पे देखो मैंने सिर्फ वहां पर सिंपल हेडिंग 4 लिखा है और यहाँ पर सारे चेंजेस अपने आप हो गए हैं। तो वहां पर मैंने लिखा था हेडिंग 4 और यहाँ पर बिना कुछ भी चेंजेस करे ऑटोमेटिकली हेडिंग 4 में चेंजेस हो गए। मीन्स अब देखो यहाँ पर क्या फायदा हुआ, बॉडी में जितने भी आपके H2 के नाम से कुछ भी जो भी टॉपिक होगा, कुछ भी आपने लिखा है H2 में, तो उसमें वही सेम एडिटिंग हो जाएगी जो ऊपर कर रखी है। तो इंटरनल सीएसएस का यही फायदा है, इसमें हम कितनी भी लाइंस में यूज कर सकते हैं इसको। और इनलाइन सीएसएस का यही नुकसान है कि वो एक ही लाइन में काम करता है, अदर लाइन में वर्क नहीं करता है। अब आती है बारी एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है, अब देखो नाम से थोड़ा सा काम पता चल रहा है। इंटरनल का क्या था, इंटरनल मतलब जहां पर हमें वहीं रहेगी, इंटरनल अंदर की तरफ, जिस पेज को तुम यूज कर रहे हो उसी पेज में रहेगी। अब बारी आती है एक्सटर्नल सीएसएस की। तो एक्सटर्नल सीएसएस कहाँ रहती है, एक्सटर्नल मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि बाहर है कहीं, तो बाहर देख लेते हैं। और मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने एक न्यू फाइल ली और इसका नाम लिख दिया मैंने style.css। ध्यान से देखना, अब की बार मैंने लिखा style.css। अब यहाँ पर ये न्यू फाइल क्रिएट हो गई, इनलाइन वाली ये रही हमारी, और इसे हम कट कर देते हैं पहले की है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक
ये दोनों फाइल मैंने अलग अलग बना तो दी, इनलाइन HTML और CSS वाली। अब बट इन्हें मुझे कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा आपस में, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं लिंक टैग का। अब लिंक में कैसे लिखना है आपको, यहाँ पे लिखना है रील देन स्टाइल सीट, जो कि हम स्टाइल सीट ऐड करने वाले हैं। और यहाँ पर उसकी लिंक देने के लिए आपको लिखना है href एंड नाम डाल देना है अपनी फाइल का जो आपको कनेक्ट करनी है। फाइल को सेव किया। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, चलिए। लॉर्म टैब की व्यू में जाओ, वर्ड वेब को ऑफ कर दो, तो यहाँ पर ये हमारा पैराग्राफ दिख रहा है हमें। ओके, तो ये पैराग्राफ यहाँ पर ऐसी कैसे आ रहा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है क्योंकि अभी मैंने इसमें कोई चेंजेस किए भी नहीं है। अब मैं चाहती हूँ इस पैराग्राफ का कलर चलिए रेड हो जाए, ठीक है, इस पैराग्राफ का कलर रेड कलर का हो जाए, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पर अब मैं इनलाइन CSS भी यूज कर सकती हूँ, आपको पता चल गया, इंटरनल CSS भी यूज कर सकती हूँ, बट अब हम यूज करने वाले हैं एक्सटर्नल CSS का। अब देखो, आपको जाना है सेकंड वाली सीट पर और यहाँ पर कहना है भाई जो हमारा पैराग्राफ है ना उसका कलर ना रेड कलर का कर दो। तो देखो यहाँ पर मैंने कहाँ पे काम किया, जो मेरी style.css वाली फाइल है वहां पर जाके मैंने पैराग्राफ को सिंपल कॉल की, पी टैग है उसका, मतलब स्टार्टिंग उसका नेम जो है वो क्या है, पी, ये इनके नेम है एक तरीके से अभी के लिए। अब यहाँ पर मैंने पी को कॉल किया और कह दिया भाई इसका कलर रेड कलर का कर दो। आप चाहते हो सपोज बैकग्राउंड कलर चेंज करना, बैकग्राउंड कलर रेड करो और इसे कर दो वाइट, टेक्स्ट कलर मैंने वाइट कर दिया। और मैं चाहती हूँ इस पर बॉर्डर भी देना, तो बॉर्डर लिख दिया मैंने 2px सॉलिड ब्लू, जिससे कि ये कलर आपस में दिखते रहे। चलो ब्लैक भी ठीक है, वाओ बन गया। अब देखिए ये CSS की हेल्प से बना है, किसकी हेल्प से बना है, ये एक्सटर्नल CSS की हेल्प से बना है। आपका पेज जो चेंजेस किए हैं अब की बार मैंने दूसरे पेज में जाके किए हैं। तो एक्सटर्नल CSS का यूज होता है सारे बड़े प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। आपका कितने से कितना ही बड़ा जो भी प्रोजेक्ट है उसमें आप एक्सटर्नल CSS का यूज करोगे, क्योंकि ये काफी सारे पेज को इसको एक साथ भी कनेक्ट कर देता है। और एक्सटर्नल CSS का काम ही यही है कि कुछ भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हम इस पे इजी वे में कर सके। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा CSS। आपका क्लियर हो गया होगा कि 3 तरीके की हमारी CSS होती है। हाउ टू क्लियर हो गया। अब बारी आती है CSS सेलेक्टर की। भाई ये टॉपिक छोड़ा नहीं है, पकड़ेंगे, अब पकड़ेंगे। कुछ को लगा होगा ये टॉपिक छूट गया, तो ये टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, रुकिए और कवर कीजिए। तो देखिए CSS सेलेक्टर क्या होता है। CSS सेलेक्टर वैसे तो होते हैं ये 5 टाइप के CSS सेलेक्टर, 5 तरीके के होते हैं, सिंपल, कॉम्बिनेटर, सीडो एंड सीडो एलिमेंट, सीडो और एट्रीब्यूट। बट इसमें से जो हम मेन पढ़ने वाले हैं वो इनके कुछ सब पार्ट्स हैं जिसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब जैसे कि यहाँ पर सिंपल सेलेक्टर है, सिंपल सेलेक्टर का काम क्या होता है, ये डायरेक्टली टैग को कॉल करता है। अभी देखिए शायद आपने पढ़ भी लिया है, अभी आपको पता चल जाएगा, आपने पढ़ भी चुके हो बातों बातों में। CSS element selectors, the element selectors select HTML element based on the element name। मीन्स ये जो सिंपल सेलेक्टर और ये CSS एलिमेंट सेलेक्टर एक ही है, बात है, कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही है। ये किसी उसके नेम के एलिमेंट का जो नेम है उसी से इसे कॉल की जाती है। आप देखो ये एग्जांपल है, ये आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट, HTML, हेडिंग, ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं जैसे जो हम लिखते हैं, ये सब वही है। ओके, तो मेन है यहाँ पर पैराग्राफ। देखो यहाँ पर 3 पैराग्राफ बनाए हुए हैं इसमें, और तीनों पैराग्राफ को ऊपर यहाँ पर कॉल की गई है, ये रही यहाँ पर इस तरीके से। किस तरह कॉल की गई है, पी टैग की हेल्प से। सिंपल जैसे अभी मैंने कॉल की थी आपके सामने फाइल में कितनी बार, एक्सटर्नल CSS को ऐड करने के लिए भी। तो यहाँ पर ये जैसे H2 नेम था और मैंने ऊपर कॉल किया भाई H2 में ये चेंजेस हो जाएं, और मेरी मर्जी से चेंजेस मैंने कर दिए अपने अकॉर्डिंग। बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, जो भी चेंजेस करना चाहते थे तो वो कलर्स मैंने चेंजेस उसमें कर दिए हैं। एंड सिंपल सेलेक्टर मैं आपको बता चुकी हूँ। अब देखते हैं ID सेलेक्टर। ID सेलेक्टर किस तरीके से यूज होता है, बेफिक्र रहिए, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल हम दोनों चीजें कवर करते चलेंगे। CSS ID सेलेक्टर,
CSS ID सेलेक्टर को कॉल किस तरह की जाती है सबसे पहले ही, तो हम चाहते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, और यहाँ पर मैं एक कमेंट बना देती हूँ, ID सेलेक्टर। ओके, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक शॉर्टकट की बताई थी, कंट्रोल एंटर। बार बार कॉर्नर पे जाके आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, जहां पर भी आप कंट्रोल एंटर कर दो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। तो मैंने यहाँ पर, मुझे हेडिंग को कॉल करनी है। अच्छा चलिए इसमें यूज कर लेते हैं इसे। पैराग्राफ में मैंने लिखा ID। ID में आप अपनी मर्जी से कोई भी नेम दे दीजिए, मैंने इसे नाम दे दिया बॉक्स। अब ID को मतलब पैराग्राफ को अगर मैं कॉल करना चाहती हूँ, एक्सटर्नल CSS को हम डिले कर देते हैं और इंटरनल CSS का यूज करते हैं। अब मुझे पैराग्राफ को कॉल करनी है। एक तरीका तो है कि इसे सिंपल p टैग से मैं कॉल कर लूँ, बट p टैग से कॉल करने में और ID से कॉल करने में अंतर क्या होगा? p टैग से कॉल करने में ये डिफरेंट होगा कि जैसे आपके फाइल में जितने भी पैराग्राफ हैं उन्हें आपने सबको कॉल कर लिया, बट मैं चाहता हूं कि जो स्टार्टिंग के 2 पैराग्राफ हैं उन्हें ही टारगेट करूं मैं। तो इसके लिए यहाँ पर आपको पहले ID देके आनी है और देन यहाँ पर कॉल करनी है बॉक्स। यहाँ पर हैज़ मैंने ID के लिए लगाया है, ID को जब भी कॉल करते हैं तो हैज़ लगाते हैं। अब यहाँ पर पहले मैं इसकी लिंक को हटा देती हूँ, क्योंकि एक्सटर्नल CSS को यहाँ से, या कमेंट बना देती हूँ। कमेंट से ये आप जानते हो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा वहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसे कमेंट बना दिया। ये इसे मैंने हटा दिया। अब देखिए जो पैराग्राफ है वो बिल्कुल प्लेन और सिंपल हो चुका है, नॉर्मल जैसा हमने लिखा था। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, हैज बॉक्स को कॉल किया ID को, और यहाँ पर अब की बार मैंने कलर कर दिया रेड। और इसमें देखो आप आउटपुट पेज पे जो कलर होगा वो रेड कलर का हो चुका है। तो ये तरीका था ID को कॉल करने का। सेकंड सेलेक्टर है हमारा, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल भी दिया है मैंने नोट्स में। ये नोट्स आपको चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको ये नोट्स इजी वे में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम का लिंक इंस्टा के बायो में भी है एंड यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, अवेलेबल है। वहाँ से आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो। यहाँ ये नोट्स वगैरह फाइल प्रोजेक्ट्स मोस्टली टाइम उसी पे मिल जाते हैं, जिसे जो नीड होती है वो वहाँ से ले सकता है। CSS क्लास सेलेक्टर, अब चांसेस हैं क्लास सेलेक्टर के। अब क्लास सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर का काम ही यही होता है, जैसे कि हमारा काफ़ी बड़े पैराग्राफ है और उसे हमने कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया और फिर कॉल कर ली। भाई सबका अपना नाम होता है, ऐसे इंसल्ट नहीं करना चाहिए कि वो यहाँ आओ वो वहाँ जाओ इस तरीके से। तो उसे एक पर्टिकुलर नाम दे के फिर हम उसे कॉल कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि अब इसका कलर चेंज हो जाए, इटैलिक हो जाए, बोल्ड हो जाए, एनीथिंग एल्स, उसमें जो भी तुम फॉर्मेटिंग करना चाहते हो यू कैन डू। तो CSS क्लास सेलेक्टर क्या होता है, व्हाट इज ये CSS क्लास सेलेक्टर, द क्लास सेलेक्टर HTML element with specific class attribute. To select element with a specific class, write a period dot character followed by the class name. इसका टोटली मीनिंग है, क्लास को जो कॉल करने का तरीका होता है वो डॉट लगा के कॉल की जाती है क्लास को हमेशा। अब देखो यहाँ पर मैंने लिखा था पैराग्राफ के लिए ID। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ बना लेती हूँ और इसे नाम दे दिया मैंने क्लास सेलेक्टर, जिससे कि आपको क्लियर रहे। ओके, ये रह गया। ठीक है, क्लास सेलेक्टर में मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया और यहाँ पर लिखा मैंने पैराग्राफ। माई पैराग्राफ मैंने सेव किया। आउटपुट पे देखो यहाँ पे ये माई पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कोने पे लिखा हुआ आ रहा है माई पैराग्राफ। ये बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं अपनी फाइल पे गई और पैराग्राफ में एक क्लास दे दी और यहाँ पर मैंने लिखा, इसको भी कुछ नेम देना है हमें, तो इसे मैंने नाम दे दिया PRA।
अब आपको क्या करना है, अपनी एक्सटर्नल CSS पे क्लिक करो और यहाँ पर अब की बार .pra को कॉल करो, क्योंकि उसका नाम क्या मैंने दे दिया, .pr नॉर्मल PRA। बट CSS को कॉल करने का मेथड क्या होता है, डॉट लगा के। ID को कॉल करने का मेथड क्या होता है, हैज लगा के। और नॉर्मली सिंपल सेलेक्टर को कॉल करनी है उसके टैग के नाम से बुला लो। अब यहाँ पर मैंने लिखा कलर, टेक्स्ट कलर, मैं इसका जो भी करना चाहूँ वो कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसका ये कलर कर दिया, तो ये देखिए ग्रीन कलर का यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, मैं इसमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहूँ तो बैकग्राउंड कलर, और ये भी ब्राउन कर लिया। ओके, ये ब्राउन हो गया, वेरी गुड। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अब CSS क्लास सेलेक्टर क्या होता है। क्लास सेलेक्टर में डॉट लगा के कॉल करते हैं और उसमें हैज लगा के कॉल करते हैं। अब बारी आती है CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर की। यूनिवर्सल सेलेक्टर किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता क्या है, यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम क्या होता है। आप देखो, यूनिवर्सल के नाम से पता चल रहा है, मैंने आपको बता दूं तो यूनिवर्सल का मतलब काम है, जैसे कि हमारा पूरा पेज है और उसमें मैं कोई स्पेसिफिक कुछ ऐसे चेंजेस करना चाहती हूँ। आप एक तरीके से ये एग्जांपल चीज समझिए, कोई स्कूल है और प्रिंसिपल ने कोई रूल कहा है कि ये रूल बना दो कि बच्चे फ़ोन ना लाएं। तो ये प्रिंसिपल ने जो रूल बनाए कंपलसरी सभी के लिए, सभी को फॉलो करना पड़ेगा। जो स्कूल में आएंगे सभी बच्चों को फॉलो करना होगा, चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, या किसी भी साइज के हैं या किसी भी क्लास के हैं। तो ये प्रिंसिपल ने कंपलसरी रूल बनाया है कि कोई भी जो स्कूल में आएगा फ़ोन नहीं लाएगा स्टूडेंट। तो कंपलसरी इस तरीके से कुछ यूनिवर्सल का काम होता है। यूनिवर्सल जब भी टैग यूज़ होता है वो पूरे पेज में सभी के लिए रूल्स बना देता है, कुछ भी चीज़ें नहीं बचती हैं, सभी के लिए कॉमन रूल होगा वो जो यूनिवर्सल में लिखा जाएगा। अब देखो यूनिवर्सल यूज़ कैसे करते हैं, ये इसे कॉल करते हैं स्टार से। यहाँ पर टेक्स्ट लाइन सेंटर ब्लू है, अब मैं इसमें आपको चेंजेस करके दिखाती हूँ, बट यूज़ आपको CSS में ही करना है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, वेब पेज में जो कॉर्नर से गैप आ रहा है, हेडिंग वगैरह में ये गैप आ रहा है, ऊपर से भी बाय डिफॉल्ट अपने आप गैप आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट ना वेब पेज में 8px का लेफ्ट से और टॉप से गैप आता है, मतलब लेफ्ट साइड से एंड टॉप साइड से। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अपने पेज पे जाएंगे और इसमें स्टार लिखेंगे, कॉल करेंगे और इसमें लिख दिया मैंने मार्जिन 0px। तो ये कंपलसरी सभी के लिए हो गया अब रूल, पैडिंग 0px। आप देखो मैंने रिफ्रेश नहीं, मतलब रिफ्रेश में करना ही नहीं क्योंकि गो लाइव है। ओके, तो यहाँ पर जो कॉर्नर पे गैप था वो अपने आप ही हट चुका है। बाय डिफॉल्ट जो 8px गैप आ रहा था ना वो कॉमनली सबके लिए हट गया। ऐसा नहीं है कि हेडिंग 1 के लिए हटा है, हेडिंग 2 के लिए हटा है, हेडिंग 4 के लिए हटा है, कॉमनली पूरे पेज पे फॉलो करने वाला है। यूनिवर्सल का काम ये होता है कि उस पर जो भी इसमें लिखा जाएगा वो पूरे पेज में यूज होगा। तो ये काफ़ी काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जो इंपॉर्टेंट सेलेक्टर है वो मैं आपको क्लियर कराती जा रही हूँ। नेक्स्ट है CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। वीडियो लाइक नहीं करिए तो जाके जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो वरना खो जाएगी। ओके, तो CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है, नाम से काम पता चल रहा है, ग्रुपिंग, ग्रुप बना के कॉल करना आपकी बार। अब देखो ग्रुप बना के कैसे कॉल की जाती है। यहाँ पर एक ये हेडिंग है, 2 हेडिंग 1 H2 और H3 और एक पैराग्राफ है। यहाँ पर तीनों में एक साथ ही कलर वगैरह चेंजेस करने हैं तो कॉमा लगा के सिंपल कॉल कर दो, H1 H2 पैराग्राफ। इसे आप एक बार चेक करिएगा, इस टेक्स्ट को कॉपी करके अपनी फाइल में चेक कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका सेलेक्टर टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। अगर इसमें कन्फ्यूजन होती है तो आप बता देना, मैं शॉर्ट में वीडियो डाल दूंगी अगर फिर भी किसी का क्लियर नहीं होता है तो। ये वाला सबसे लास्ट जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिया है। CSS कमेंट्स, अब ये बारी आती है आपके CSS कमेंट्स क्या होती हैं। CSS कमेंट्स देखो, CSS कमेंट्स मैंने पहले HTML में भी कमेंट्स बताई थी। तो HTML में कमेंट्स क्या करती थी कि वो वेब पेज पे शो नहीं होती थी, प्रोग्राम को समझने में हेल्प करती थी। सेम मेथड यहाँ पे ये भी प्रोग्राम को समझने में हेल्प करती है, बट वो HTML कमेंट्स थी और यहाँ पर ये CSS कमेंट्स है। तो CSS कमेंट्स को देखते हैं। CSS कमेंट जो होती है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, स्लैश एंड बैकस्लैश स्टार के साथ। अब मैं अपनी फाइल में जाती हूँ, प्रैक्टिकली दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर जैसे मुझे H1 पे करनी है तो मैंने लिखा है स्टार, देखो ये ग्रीन कलर का हो गया। अब जहाँ तक मुझे करनी है
वहाँ पे स्टार लगाएंगे और बैक स्लैश से क्लोज कर देंगे। देखो बाकी कलर हैं और ये वाला कलर हट गया। अब हेडिंग 2 में देखो यहाँ पे चेंजेस आ गए होंगे। हेडिंग 2 सिंपल हो गई, पहले इसमें चेंजेस थे कुछ कलर वगैरह के, अब वो नहीं दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज करते हो और यही सिंगल लाइन के लिए यूज होती है, यही मल्टीपल लाइंस के लिए यूज होती है। कुछ डिफरेंट नहीं है, किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो, बेफिक्र होकर यूज करो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा CSS बैकग्राउंड। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज टू एड द बैकग्राउंड इफेक्ट फॉर एलिमेंट। CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि बैकग्राउंड में चेंजेस करने हैं, बैकग्राउंड में इफेक्ट डालने और बैकग्राउंड को क्रिएटिव बनाना। ये बहुत काम के टूल्स हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा काम की है, बहुत मेन है, बहुत ध्यान से समझे ना ये। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। आप ये जो मैंने दिखा रखी है यहाँ पर, ये वाली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी समझने वाले हो CSS में। अब बैकग्राउंड कलर क्या होता है, मैंने वैसे यूज भी किया है बीच बीच में, फिर भी अगर हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी सीख रहे हैं तो कलर देख लेते हैं। पहले मैं फाइल को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी लग रही है। कुछ चीज़ें साफ कर लेते हैं यहाँ से, ये भी माइनस, ये भी हटा देते हैं और ये सब भी हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आईडी को कॉल कर लो, चलो आईडी में कॉल कर लेते हैं। कॉल देखो, अब यहाँ पर बैकग्राउंड के लिए लिखी जाती है बॉडी। वैसे तो बैकग्राउंड किसी में भी यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉडी में यूज करते हो तो पूरे पेज के लिए काम होता है, जैसे बैकग्राउंड कलर। अब मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ले लिया, ये पूरे पेज का हो गया बैकग्राउंड कलर चेंजेस। अब मैं चाहती हूँ पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज हो, जो हमारा पैराग्राफ आ रहा है। तो पैराग्राफ के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हैज बैकग्राउंड कलर और यहाँ पर कलर दे दिया कोई भी। ओहो, मैंने इसका नाम नहीं लिखा। ओके, तो बैकग्राउंड कलर पता चल गया आपको। मैंने टेक्स्ट में भी करके दिखा दिया और आपके पेज पे भी कलर करके दिखा दिया कि बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज होता है। अब बारी आती है बैकग्राउंड इमेज की। बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं? अब वही सेम मेथड है, बैकग्राउंड इमेज आप पैराग्राफ में भी लगा सकते हो और पेज में भी लगा सकते हो। तो मैं आपको बताने वाली हूँ पेज पे लगानी बैकग्राउंड इमेज। बॉडी में हमने यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर या इमेज में से कोई एक ही चीज लगा के देखना आप, वैसे तो आगे पीछे दोनों लगा सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज के बाद आपको लिखना है URL और URL के आगे ब्रैकेट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अब आपको यहाँ पर कोई इमेज देनी है जो आपकी फाइल में सेव हो, तो मेरी उसी फोल्डर में ये वाली इमेज सेव है और मैंने इसका यूज करते हुए आ गए हम अपने वेब पेज पे और ये चॉकलेट की इमेज आ गई। उसी फोल्डर में चोको नाम से एक इमेज सेव है मेरे पास, जिस फोल्डर में मैंने फाइल को सेव किया है। दोनों की लोकेशन सेम होनी चाहिए जब इस तरीके से आएगी, अदरवाइज मैंने और 2-3 मेथड बताए हैं इमेज को लगाने के। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले उससे देखो, उससे आपके ये वाला इमेज का मेथड क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखो ये इमेज ना छोटी है, साइज तो इसका ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ये क्या हो रही है, रिपीट हो रही है और ये एक्स एक्सिस पे भी रिपीट हो रही है, वाई एक्सिस पे भी रिपीट हो रही है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट और इसमें आपको क्या लिखना है, नो रिपीट। ओके, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, पहले मैं इसे चार्जिंग पे लगाती हूँ, फिर आपसे कंटिन्यूसली बात सीखेंगे, कोड करेंगे साथ में, फिर आपसे फिर से मुलाकात करूंगी इस बैटरी को फिर से चार्ज करने के बाद। ओके, अगेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था बैकग्राउंड में प्रॉपर्टी को नो रिपीट, हाँ तो नो रिपीट देखा था। अब देखिए इमेज आपको ऐड करनी आ गई है। अब नो रिपीट का काम भी पता चल गया है कि जो बैकग्राउंड में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इमेज ना रिपीट होती रहती है, चाहे साइज में बड़ी हो छोटी हो, तो वो रिपीट होती रहती है एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे। अब सपोज मैं चाहती हूँ कि ये रिपीट हो वाई एक्सिस पे, तो देखो वाई एक्सिस पे रिपीट हो रही है। अगर आप चाहते हो ये रिपीट हो एक्स एक्सिस पे, तो ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे रिपीट हो रही है। और अगर हम चाहते हैं कि रिपीट ही ना हो तो हम कर देंगे इसे नो रिपीट। ठीक है,
नेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या है हमारी, इमेज में रिपीट थी, रिपीट भी हो चुकी है, कलर भी लगाने आ गए हैं, अब आपको इमेज भी ऐड करनी आ चुकी है। अब नेक्स्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट का क्या काम होता है, देखिए यहाँ पर अटैचमेंट का काम होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट में दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है फिक्स और एक होती है स्क्रॉल। तो स्क्रॉल का और फिक्स का क्या काम होता है, फिक्स का काम होता है कि वो बैकग्राउंड में रुकी हुई रहती है। इसमें आपको डिफरेंट ऐसे दिखेगा नहीं। स्क्रॉल में क्या होता है कि शायद साथ मूव होती है, बट ऐसे आपको इसमें डिफरेंट दिख नहीं रहा है। आपको डिफरेंट दिखाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना होगा इसमें अभी और। मैं यहाँ पर काफ़ी सारे पैराग्राफ लिखने वाली हूँ, जिससे कि आपको बैकग्राउंड अटैचमेंट का डिफरेंट दिखा सको कि वो वर्क क्या कर रहा है। इसलिए तो देखिए अभी भी नहीं, स्क्रॉल बार ऐड होना चाहिए, अभी भी नहीं हुआ। कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। हाँ, अब देखिए मैंने इतने सारा पैराग्राफ लिखा क्यों है, आप भी सोच रहे होगे। अब देखो बैकग्राउंड अटैचमेंट का काम। बैकग्राउंड अटैचमेंट में दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है स्क्रोल और एक होती है फिक्स्ड। अब यहाँ पर मैंने स्क्रोल लिखा हुआ है, तो आप इमेज को ध्यान से देखो, वो पैराग्राफ के साथ में स्क्रोल होकर ऊपर की तरफ मूव हो गई है। अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फिक्स्ड, तो देखिए नहीं, इसका डिफरेंट नहीं दिख रहा जो मैं शो कराना चाहती हूँ। अब देखिए, अब देखिएगा ये स्क्रोल ऐड हो गया ना। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इमेज ना रुकी हुई है। आप ध्यान से देखो तो इमेज ना, मतलब जब पैराग्राफ मूव हो रहा है तो इमेज रुकी हुई है फिक्स प्रॉपर्टी से। अगर यहाँ पर ये स्क्रोल रहता है तो ये टेक्स्ट के साथ साथ मूव होती है। अगर यहाँ पर फिक्स प्रॉपर्टी लगाते हैं अटैचमेंट में तो टेक्स्ट मूव होता है, पिक्चर वहाँ पे फिक्स हो जाती है, रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। वही इफेक्ट है ये। अब यहाँ पर ये इजिली शो भी हो रहा है, ध्यान से आपको दिख रहा हो तो ये देखो। अब यहाँ पर देखो टेक्स्ट मूव हुआ, पिक्चर ऑलरेडी यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, तो हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट हो चुकी है बैकग्राउंड पोजीशन। अब बैकग्राउंड पोजीशन का क्या काम होता है, बैकग्राउंड पोजीशन का काम होता है आपको इसे पोजीशन में कहाँ पर रखना है। तो मैं इतना सारा पैराग्राफ पहले कट कर देती हूँ जो मैंने इतना सब लिखा था। बैकग्राउंड पोजीशन
यहाँ पर मैंने लिखा बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन का काम है, इसको हमें पोजीशन देनी है कि हमें इसे कहाँ पर रखना है। तो बैकग्राउंड पोजीशन का काम क्या होता है, ये मतलब हमारा जो पेज है उसमें ना अलग अलग पोजीशन होती है। जैसे टॉप की 6 पोजीशन कहलाती है, टॉप लेफ्ट, टॉप बॉटम, टॉप मिड एंड टॉप राइट, और बीच वाली कहलाती है मिडल, लेफ्ट, सेंटर, एंड बॉटम वाली कहलाती है बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, इस तरीके से। तो मैं इसमें कुछ पोजीशन आपको ट्राई करके दिखा दे रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर, तो ये इमेजेस जो है आपकी सेंटर में पहुंच गई है पेज के। अगर मैं इसे लिखती हूँ यहाँ से राइट, बाय डिफॉल्ट ये वैसे लेफ्ट साइड आती है आई थिंक, जहाँ पर ये कॉर्नर पे आ रही थी। इस तरीके से हम इसे चेंजेस कर सकते हैं, ये पहुंच गई राइट साइड। ओके, इस तरीके से आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट वर्क है हमारा बैकग्राउंड पोजीशन आपका हो चुका है। CSS बॉर्डर क्या होते हैं, अब देखो बॉर्डर भी मैंने कुछ कुछ प्रॉपर्टी आपको अभी मिड में लगा के भी दिखाई है। तो बॉर्डर कितने तरीके के होते हैं, CSS में बॉर्डर काफ़ी तरीके के होते हैं, बट मेनली जो यूज़ होते हैं वो 4-5 होते हैं। बट मैं इसमें आपको डिटेल में कंप्लीटली सारे बॉर्डर बताने वाली हूँ एक बार। CSS बॉर्डर, सबसे पहले देखो बॉर्डर लगता कैसे है। तो ये हमारा पैराग्राफ है और मैं चाहती हूँ इसमें बॉर्डर लगाना, तो मैंने इसमें लिखा बॉर्डर। अब यहाँ पे ये जो मैं 3px 2px लिख रही हूँ बार बार, ये होता है बॉर्डर का साइज, कि हमें किस साइज में बॉर्डर रखना है। इसके बाद अब आपको किस टाइप का बॉर्डर रखना है, सेकंड वैल्यू होती है टाइप। पहला होता है साइज, 3px साइज है, एंड फिर होता है सॉलिड, डॉटेड, डबल, ये सब होते हैं टाइप, कि हमें किस टाइप का बॉर्डर रखना है। इसके बाद आता है कलर, कि आपको किस कलर का बॉर्डर रखना है। अब देखिए सेव करके यहाँ पर ये आ गया 3px का सॉलिड वाला मोटा बॉर्डर आ चुका है रेड कलर का। ठीक है, अब इसमें ये जो टाइप है ना सॉलिड, यहाँ पर ये टाइप ना चेंजेस हो जाते हैं। कलर और साइज तो आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लोगे, उसे तो किसी को टाइप ही नहीं बताने की जरूरत। यहाँ पर जो ये टाइप होते हैं ये अलग अलग होते हैं। अब देखो ध्यान से आपको दिख रहा हो तो डॉटेड बॉर्डर आ चुका है, इस तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हैं डबल। एक सेकेंड, ये स्पेलिंग गलत है, और डॉटेड डैश्ड, ये देखिए डैश टाइप का बॉर्डर आ गया। अब ये कितने टाइप के बॉर्डर होते हैं टोटल, ये होते हैं 11 बॉर्डर। 11 टाइप के बॉर्डर होते हैं। नन मतलब हमें बॉर्डर चाहिए ही नहीं। आउटसाइड, इनसाइड, ये सब आप ट्राई करके देखना अपने अकॉर्डिंग एक बार, कि किस किस टाइप के कैसे कैसे बॉर्डर हैं। कुछ मैं दिखा देती हूँ आपको। इनसेट, ये इनसेट बॉर्डर है, एंड आपको चाहिए आउटसाइड, आउटसेट करके चेक करना, डबल चेक करना। डबल बॉर्डर भी काफ़ी काम आता है, तो पहले हम डबल चेक कर लेते हैं। डबल, ओके, ये आ रहा आपका डबल बॉर्डर। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बाकी टॉपिक्स भी आप एक बार चेक करके देखना, किस किस टाइप के बॉर्डर किस तरह कैसे कैसे काम। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार CSS मार्जिन। CSS मार्जिन होता क्या है, आप देखो CSS मार्जिन के नाम से पता चल रहा है हमें मार्जिन देना सीखना है भाई। इसमें सिंपल सी बात है, मार्जिन देना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे आप मार्जिन देना? मार्जिन आर यूज्ड टू क्रिएट द स्पेसिफिक अराउंड एलिमेंट आउटसाइड द ऑफ एनी डिफाइंड बॉर्डर। अब किसी भी बॉर्डर के चारों साइड जो हम गैप देते हैं उसे कहते हैं मार्जिन। मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंट होता है? थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है मार्जिन एंड पैडिंग में। टेक्स्ट प्रॉपर्टी काफ़ी सारी है डीपली सीखने के लिए। अब देखिए मार्जिन और पैडिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। मार्जिन और पैडिंग में अंतर क्या होता है पहले मैं वो बता देती हूँ आपको, ध्यान से समझना। यहाँ पर ये बॉक्स है और इसके अंदर यहाँ पर मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है।
ठीक है। अब यहाँ से ये टेक्स्ट है पूरा बॉक्स, ये जो गैप है ये कहलाता है आपका पैडिंग, और जो ये वाला गैप है यहाँ पर सपोज बना दिया मैंने, ये बॉर्डर है। ओके, ये है बॉर्डर, और यहाँ पर जो ये गैप है इसे कहते हैं मार्जिन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा मार्जिन और पैडिंग में क्या डिफरेंट होता है। अब इसको चेक भी कर लेते हैं साथ के साथ। वैसे मार्जिन और पैडिंग जो चेक होगा वो टेबल फॉर्म में होगा। जब मैं आपको अभी इसी वीडियो में आगे टेबल बताऊंगी तब मैं मार्जिन और पैडिंग में दोनों में आपको प्रैक्टिकली डिफरेंट दिखा दूंगी किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है हमारा CSS टेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम अपना CSS टेक्स्ट। अब CSS टेक्स्ट क्या होता है और CSS टेक्स्ट का यूज़ क्या होता है। CSS टेक्स्ट का काम होता है टेक्स्ट पे एडिटिंग करने के लिए। CSS टेक्स्ट का काम होता है टेक्स्ट पे एडिटिंग करने के लिए। अब टेक्स्ट पे एडिटिंग कितने तरीके से और कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहला है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन का मतलब है टेक्स्ट को मिड में रखना है, सेंटर में रखना है, या अप में रखना है, या डाउन में रखना है। टेक्स्ट अलाइन देता है एक तरीके से डायरेक्शन। अब देखो एग्जाम्पल में RTL, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम एंड जस्टिफाई और RTL, ये सब होते हैं आपकी डायरेक्शन अलग अलग। एक बार आप इसे चेक करके देखिएगा, आपको कंफ्यूजन इसमें क्लियर हो जाएगी। इसके बाद है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का काम क्या होता है, चलिए यहाँ से टॉपिक को चेक ही कर लेते हैं, प्रैक्टिकल भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या था आपका टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में मैंने यहाँ लिखा सेंटर, और आप ध्यान से पैराग्राफ को देख रहे हो तो ये सेंटर में आ गया। चलिए मैं एक पहले इसमें अंतर बता देती हूँ किस तरीके से आएगा। टेक्स्ट अलाइन का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने एक पैराग्राफ लिखा विनवर्ड में और कंट्रोल ए किया। अब देखिए यहाँ से ये लेफ्ट से इक्वल, यहाँ से राइट से इक्वल, ये जो पैराग्राफ के डिजाइन है ना इन्हें ही कहते हैं हम टेक्स्ट अलाइन। अब 2 सेकंड कर्सर रख के इनका नेम देख लेते हैं। तो अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट के लिए है, ये राइट साइड के लिए, सेंटर के लिए, ये राइट के लिए, और ये जस्टिफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो सेंटर में पैराग्राफ जो है, आप ध्यान से देखो ये सेंटर पोजीशन पे ले चुका है आपके अपनी। विनवर्ड को कर देते हैं बंद, डोंट सेव भाई, नहीं से करनी है हमें सेव। और विजुअल स्टूडियो में जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं अगेन लेफ्ट। तो देखिए ये पैराग्राफ लेफ्ट साइड मूव हो चुका है। ओके, आप इसे चेक कर लेना एक बार। नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन का काम क्या होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन का काम होता है अंडरलाइन ऐड करने के लिए, ओवरलाइन, किस टाइप में किस टाइप की लाइन ऐड करनी है। यहाँ लिखा मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन, और अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, सबसे पहले अंडरलाइन ऐड करके देख लेते हैं। तो देखिए हर एक लाइन के नीचे सारे उसमें आपके वर्डों में लाइन ऐड हो चुकी है। इसके बाद इसी में होता है एक ओवरलाइन। ओवरलाइन चेक करके देखो, ओवरलाइन से क्या हुआ है, ये लाइन ना आपके पास नीचे की बजाय ऊपर आ रही है। अंडरलाइन स्पेलिंग के नीचे आती है और ओवरलाइन स्पेलिंग के ऊपर की तरफ आती है। नन में कोई भी लाइन नहीं आएगी किसी भी टाइप की, ओवरलाइन चेक कर चुके हैं। और लाइन थ्रू का काम क्या होता है, ये कट करके शो कर आएगी। ओके, क्लियर है। अब आपको आई होप ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, लाइन थ्रो का काम भी। नेक्स्ट है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का काम क्या होता है, ये प्रॉपर्टी यूज होती है अपर केस लोअर केस में चेंज करने के लिए और मिड कैपिटलाइजेशन वर्ड में लिखने के लिए। अब देखो ये यूज कैसे होती है वो नोट्स में भी ऐड है, और बाकी हम इसका प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं तो वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें भी 3 केस होते हैं। पहला है अपर केस, पैराग्राफ हमारा पूरा अपर केस में चेंजेस हो जाएंगे, सारे वर्ड कैपिटल हो चुके हैं। नेक्स्ट है लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा, सारे वर्ड स्मॉल हो जाएंगे, जो कि हो गए, ये रहे हो गए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटलाइजेशन। इसमें क्या होगा, हर एक स्पेलिंग का वर्ड फर्स्ट वर्ड
कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। हर एक लाइन का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया और बाकी सब स्मॉल हो गए। तो पहले मैं ये लाइन थ्रो को हटा देती हूँ जिससे ये सारा टेक्स्ट हमारा गलत नहीं दिखे। देखिए, ठीक है, फर्स्ट वर्ड हर एक स्पेलिंग का इंक्रीज हो गया है, मतलब कैपिटल हो गया, इंक्रीज तो अलग हो गया, कैपिटल हो गया। अब आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या होता है? वर्ड के बीच में हमें गैप करना है। लेटर स्पेसिंग और एक और वर्ड आएगा वर्ड स्पेसिंग, तो इनमें काफी डिफरेंट है। लेटर स्पेसिंग देखो, हर एक वर्ड के बीच में गैप क्रिएट हो रहा है। अब हर एक वर्ड के बीच में, यहां से मैंने इसे कर दिया 5। देखो, हर एक वर्ड के बीच में गैप हो रहा है, स्पेलिंग के बीच में नहीं हो रहा है, वर्ड्स के बीच में हो रहा है। ये क्या होता है? लेटर स्पेसिंग। अब माइनस में कर दोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, मतलब क्लोज करने के लिए होता है। ये इतना ज्यादा एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं कि दिख ही नहीं रहे हैं। ओके, ये रहे। तो इसे मैं हटा ही देती हूँ क्योंकि हमें इसकी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरा टेक्स्ट ऑलरेडी नॉर्मल था। नेक्स्ट है हमारा लाइन हाइट। लाइन हाइट का काम क्या होता है? लाइन हाइट का काम होता है लाइन वर्ड्स, जो लाइन्स होती हैं उनके बीच में गैप क्रिएट करने के लिए, कितना ज्यादा कितना कम गैप रखना है। अब देखो, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई लाइन हाइट, और लाइन हाइट में यहाँ पे मैंने लिख दिया 2px। आई थिंक 2px काफी ज्यादा हो जाएगा, वो कम हो गया 0.2, ये भी बहुत कम हो गया। देखो, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे लाइन के बीच में गैप पड़ रहा है, वो बहुत ज्यादा कम हो गया था। 15 करके देखते हैं। हाँ, अब इसे 25। ये देखिए, लाइन के बीच में गैप ज्यादा कम या ज्यादा करना है तो यहाँ से आप इसे प्रॉपर्टी को चेक करके देखना, क्लियर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। नेक्स्ट है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का काम क्या होता है? अब ये स्पेलिंग पूरी पूरी बीच में गैप होगा। पहले क्या था? वर्ड के बीच में गैप करना, अब था वर्ड स्पेसिंग। तो यहाँ पर पूरी स्पेलिंग्स जो होती हैं अपनी अपनी सेपरेट, उसके बीच में गैप होगा, वर्ड स्पेसिंग। इसमें कुछ खास अंतर दिखानी तो आप डिजिट बढ़ा के अपने अकॉर्डिंग करके देख लेना, आपको डिफरेंट दिख जाएगा। ये देखिए, वर्ड्स के बीच में गैप हो गया, वर्ड्स थोड़े थोड़े खुल गए हैं आपस में, स्पेस उन्होंने ज्यादा ले लिया है। नेक्स्ट है हमारा वाइट स्पेस। वाइट स्पेस और टेक्स्ट शैडो, दो टॉपिक बचे हैं आपके, फिर आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी की जो CSS है आपकी वो पार्ट 2 में आएगी, ये CSS का पार्ट 1 है, क्योंकि ये काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, इसलिए इतनी ही काफी है। बाकी मैं नेक्स्ट पार्ट 2 बना के आपको शेयर कर दूंगी एडवांस CSS का। व्हाइट स्पेस का काम क्या होता है? व्हाइट स्पेस का काम होता है पैराग्राफ में वर्ब लगाने के लिए। तो देखिए, व्हाइट स्पेसिंग का काम देखते हैं। व्हाइट स्पेसिंग यहाँ पे मैंने लिखा व्हाइट स्पेस, और यहाँ पे लिखा मैंने नो वेब। नो वेब के से क्या हुआ? हमारा पेज इंक्रीज हो गया, जो भी हमारा वर्क था वो स्टेट चला गया है, मतलब आउट ऑफ विंडो स्टेट हो गया है, पेज काफी इंक्रीज हो गया। अगर आप इसे लिखेंगे वेब तो ये बाय डिफॉल्ट भी वैसे वेब ही रहता है, उसमें चेंजेस हो जाएंगे। ये विंडो के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब जितना हमारा मॉनिटर है उतना शो होगा सिर्फ हमें, उससे आगे शो नहीं होगा। बाकी इससे आगे शो हो रहा है तो मतलब उसकी हमने विद हाइट वगैरह चेंजेस कर रखे हैं, इसलिए शो हो रहा है। नेक्स्ट है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो किस तरीके से दी जाती है अब वो देख लेते हैं। इसमें मैंने लिखा टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट शैडो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी मे भी बताऊंगी, क्योंकि ये टेक्स्ट शैडो में एडवांस पार्ट है, काफ़ी यूज भी होता है। टेक्स्ट शैडो में अब देखो, ये जो स्टार्टिंग की दो वैल्यू है, ये वैल्यू दी जाती हैं, दोनों वैल्यू लेफ्ट से, और ये वाली होती है आपकी राइट से। और ये होता है कि हमें उसे कितना फेदर, मतलब कितना ब्लर रखना है और किस कलर का रखना है टेक्स्ट शैडो को। तो देखिए यहाँ पर 2px
और यहाँ पे मैंने लिख दिया रेड, और हम आउटपुट देखते हैं। देखो टेक्स्ट शैडो डाउन की तरफ जा रही है, डाउन और राइट साइड में मुझे कितनी मूव करानी है वो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं। इसी में ही आपको यहाँ से कितनी ब्लर करनी है वो हम यहाँ पे इसकी थर्ड वैल्यू होती है उसमें डिसाइड करते हैं। ओके, अब ये ज़्यादा बहुत ही हल्की हो गई, बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है, इसलिए इसे मैं 2 रहने देती हूँ। और ज़्यादा मूव करानी, अगर आपको ये टॉप में और लेफ्ट में साइड में मूव करानी है तो इसके लिए आप इसे माइनस में दे सकते हैं, ये आपकी लेफ्ट साइड और टॉप में मूव हो जाएगी शैडो। ओके, अब की बार ये टॉप में पहुंच चुकी है, पहले डाउन की तरफ आ रही थी, अब ये अप में अपर की तरफ पहुंच चुकी है। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये आपका पार्ट 1 है, इसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर दिस अगेन।